जय हिंद साथियों। आज हम लोग इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बायोलॉजी जनरल साइंस का पार्ट है। और ये रिवीजन होगा जो कि अति महत्वपूर्ण है हमारे आने वाले बीपीएससी और यूपीपीसीएस 2024 के एग्जाम्स के लिए। तो आप इसमें बने रहिएगा। 50-55 मिनट में पूरा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ आपको समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इसमें कल डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आप अगर चाहें तो 1.5 पे ये वीडियो देख सकते हैं, तो आपका ये वीडियो जल्दी शॉर्ट में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डील करेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से। बायोलॉजी का चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और कम क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं चलते चलते। तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कैसे हुई, लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, जीवन का जो है उदय कैसे हुआ अर्थ पे, पृथ्वी पे, ये बताने की कोशिश की गई है इस चैप्टर में। तो जो अर्थ फॉर्म हुआ था, पृथ्वी फॉर्म हुई थी, वो लगभग 4.54 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी। ठीक है, एक मतलब हल्का सा ये याद रखिएगा, कभी कभी एग्जैक्टली आपसे फिगर ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है अर्थ जो है वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ था। ठीक है, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जो है, बिलियन साल पहले अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी। कैसे हुई थी? एट 1/3 ऑफ द एज ऑफ यूनिवर्स बाय एक्रीशन फ्रॉम द सोलर नेबुला। एक सोलर नेबुला था, उससे कुछ चीज़ें निकली थी, उसी चीज़ों को आपस में संगठित होकर एक्रीशन होकर क्या हुआ था, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, ये सोलर नेबुला थी, इससे कुछ कुछ चीज़ें छिटक के आ गई थी, और छिटक के जो चीज़ें थी आपस में बन गई थी। ठीक है, आपस में क्या हुई थी, संगठित हो गई थी, और ये बन गया था हमारा अर्थ ऐसे। ठीक है, और इसके लिए अब कुछ कुछ थ्योरीज दी गई हैं कि कैसे ये सोलर नेबुला से कैसे ये एक्रेशन हुआ, सोलर नेबुला में क्या क्या फिर फीचर्स थे, फिर जो नया अर्थ आया, नया फॉर्म हुआ पृथ्वी, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, कौन कौन से जीव जंतु थे उस समय जब पृथ्वी का उदय हो रहा था, या जैसे ही पृथ्वी का उदय हुआ तो कौन कौन से जीव जंतु थे, कौन कौन से जीव जंतु बाद में आए, ये सारी चीज़ें इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले होती है ओपेरिन हल्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ओपेरिन हल्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ कहते हैं कि लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई अर्थ पे थ्रू फिजिको केमिकल प्रोसेसेस, मतलब फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व था और केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे। ठीक है, मतलब एटम्स जो थे वो कंबाइन हुए मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए आपस में कंपाउंड्स में। ठीक है, कंपाउंड्स में पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड आया, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड आया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने आप में एक दूसरे से संगठित हुए, आपस में मिले, तब क्या हुआ, मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए। मैक्रो मॉलिक्यूल जब फॉर्म हुए तब जाके फर्स्ट लिविंग सिस्टम या फर्स्ट लिविंग सेल्स आया। ठीक है, तो यहाँ पे ओ OH लिख देते हैं, ओपेरन हेल्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इनका क्या कहना था, इनका कहना था सबसे पहले एटम्स आए, फिर एटम्स आपस में मिलके क्या बने, मॉलिक्यूल्स बने। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आपस में कंपाउंड होके मिलके क्या बने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। ठीक है, पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आया, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आया। तो आप ये चेन को याद रखिएगा। ठीक है, एटम्स आए, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स मिलके इनऑर्गेनिक कंपाउंड आए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ने क्या देखा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ने फिर इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखा कि ये भी आ रहे हैं हमारे पीछे पीछे। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए, वो आपस में मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाए। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल से क्या हुआ, लिविंग सेल्स और ओरिजिन हुए। ठीक है, लिविंग सेल्स यहाँ से ओरिजिनेट हुए। ठीक है, लिविंग सेल्स यहाँ से ओरिजिनेट हुए, ये कहना है ओपरेन ओपरेन हेल्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ का। ठीक है, दस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड अपॉन अवर अर्थ स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। इनऑर्गेनिक से हुए ना, इनऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक होते हैं नॉन लिविंग मैटर, तो इनसे निकले हैं ऑर्गेनिक मैटर। मतलब नॉन लिविंग थिंग ने जन्म दिया है लिविंग थिंग को स्पॉन्टेनियसली, इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं इन्वॉल्व था, मतलब कोई भी लॉजिकल चीज़ नहीं इन्वॉल्व थी, बस स्पॉन्टेनियसली अपने आप चीज़ें होती गई। ठीक है, फर्स्ट inorganic compounds and then organic compounds were formed in accordance with ever changing environmental conditions। ठीक है, तो inorganic सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने देखा कि एटम्स आए। देखिएगा हम हाईलाइट कर रहे हैं येलो से, ध्यान दीजिएगा फिर से। सबसे पहले हमने देखा एटम्स आए, ए से एटम है। ठीक है, एटम्स आए, एटम्स आपस में कंबाइन हुए फिजिको केमिकल प्रोसेसेस से, तो क्या बन गए, मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या हुए, मॉलिक्यूल्स फिर आपस में फिजिको केमिकल प्रोसेसेस की वजह से कंबाइन हुए और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने। इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग थिंग बने, मतलब पत्थर बन गए, पानी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, विंड्स आ गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक होती थी।
ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब मिले आपस में तो इनके बीच अलग फिजिकल केमिकल प्रोसेस हो गया, ठीक है। मान लीजिए जैसे ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन ने ये इनऑर्गेनिक हुआ, जैसे सन तो था ही, विंड्स आई, ठीक है, सनलाइट आई, तो आपस में मिलके क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, ऐसे करके ऐसे कर से प्लांट आए, फिर एनिमल लाइफ आई, ठीक है, फिर मतलब लाइफ आई, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए फिर क्या हुआ, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फिर आपस में फिजिको केमिकल प्रोसेसेस से मिलके लिविंग सेल्स को जनरेट करते हैं, लिविंग सेल्स को क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे कुछ शुरुआत हुई हमारे जीवन की, ठीक है। तो क्या हुआ, ये केमिकल इवोल्यूशन हुआ था विच कैन नॉट अकर अंडर प्रेजेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस अपॉन अर्थ, ठीक है। तो अभी जो इन्वायरमेंट कंडीशन है उसमें ये चीज़ नहीं अकर हो सकती है, क्योंकि अभी हमारी एडवांस स्टेज चल रही है, ठीक है। अभी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बहुत ज़्यादा अब डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो हाइपोथेसिस थी कि इनऑर्गेनिक से मतलब नॉन लिविंग से लिविंग आए हैं, इस थ्योरी को कहते हैं, इस हाइपोथेसिस को कहते हैं ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। हाइपोथेसिस गिवन बाय ओपेरिन अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ इज आल्सो नोन एज मटेरियलिस्टिक थ्योरी। क्यों? क्योंकि मैटर से आई है, ठीक है। मैटर क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सॉइल है मैटर, ठीक है, सॉइल है, विंड है, रिवर है, वाटर है, ये सब मैटर है, ठीक है। तो मैटर से निकल के आपस में विंड्स ने इसके साथ वाटर के साथ मिलके कोई फिजिको केमिको प्रोसेस किया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन जब आ गया एनवायरनमेंट में, तो जब पहले हाइड्रोजन हीलियम था, फिर कुछ कुछ फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस हुए जिसकी वजह से ओरिजिन हुआ ऑक्सीजन का। फिर जब ऑक्सीजन आ गई तब क्या हुआ, तब हमारे जो लिविंग सेल्स हैं बैक्टीरिया के, वो निकलने शुरू हुए, वो ओरिजिनेट होने शुरू हुए, ठीक है। तो मैटर से निकली है लाइफ, ठीक है, मैटर से निकली है, मटेरियल से निकली है, जिसको कहते हैं मटेरियलिस्टिक थ्योरी which was published in his book Origin of Life, ठीक है। मॉडर्न व्यूज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ इंक्लूड बोथ केमिकल इवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है, ओपरेन हेल्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या कहता है कि नॉन मैटर से या मटेरियलिस्टिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ देता है, ठीक है। मैटर से निकले हैं लाइफ, ठीक है, मैटर से निकली है लाइफ, या मटेरियलिस्टिक थ्योरी होती है ये, ठीक है। मैटर से निकली है लाइफ। मैटर क्या होता है, मैटर होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने जो कि लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, एकदम सिंप्लीफाई करके बता दिए, इसका मोटा मोटा मतलब यही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अभी हमने देखा जो ओपरेन हेल्डेन थ्योरी ऑफ लाइफ थी और थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ थी, इन्होंने क्या बोला था, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, एटम्स आए, ठीक है, एटम्स आए, फिर एटम से कंबाइन होके क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, ठीक है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, ठीक है। तो सबसे पहले ये केमिकल इवोल्यूशन हुआ, कीमोजेनी जिसको कहते हैं, तो एटॉमिक फेज आया, ठीक है, एटॉमिक फेज सबसे पहले आया, ठीक है। अर्ली अर्थ, शुरुआत में पृथ्वी के पास ढेर सारे अणु थे, ठीक है, ढेर सारे एटॉमिक मतलब एटम से, इन्यूमरेबल एटम से, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन का एटम था, ऑक्सीजन का एटम था, कार्बन का एटम था, नाइट्रोजन का एटम था, सल्फर का एटम था, फॉस्फोरस का एटम था। ये सारे एटम्स किसके लिए फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल थे, तो प्रोटोप्लाज्म के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से मैटर एक बार फिर देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, ठीक है, हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन थे, कार्बन थे, नाइट्रोजन थे, सल्फर थे और फॉस्फोरस थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो थी, इनके जो एटम्स थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे किसके फॉर्मेशन में, तो प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन में ये थे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये मान लीजिए ये बैग जैसा स्ट्रक्चर है, ये प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये कलरलेस जेली होती है इसमें, ठीक है, कलरलेस जेली हमने बना दी, रुकिए जेली बना देते हैं, ये कलरलेस जेली है, ठीक है, कलरलेस जेली है यहाँ पे। और सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, ठीक है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। और इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, इसके अंदर दोनों ऑर्गेनिक, ओ से ऑर्गेनिक याद रखिएगा, और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस होते हैं, आई सी, ठीक है, आई से याद रखिएगा इनऑर्गेनिक, ओ से ऑर्गेनिक, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। इसमें ही होते हैं साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में ही होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडीज हो गई, ठीक है, गोल्जी बॉडीज हो गई, लाइजोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में होती हैं। और न्यूक्लियस जो हमारा केंद्र होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों है, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, और इनऑर्गेनिक क्या है, जो अंदर लिक्विड है वो इनऑर्गेनिक है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों होते हैं, ठीक है।
तो ये प्रोटोप्लाज्म बना कहाँ से? ये प्रोटोप्लाज्म बना इन एटम से। कौन कौन से एटम से बना था हमने देखा? तो सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सारे एटम्स के मिलके सेग्रीगेट होके क्या, मतलब अलग अलग नहीं हुआ, एक साथ मिलके इन्होंने क्या बना लिया? प्रोटोप्लाज्म बना लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? एटम्स अलग हुए इन 3 कॉन्सेंट्रिक मासेस। ठीक है, तो मास की वजह से ये जो मैटर थे ये अलग अलग हुए। तो हम देखते हैं हमारे जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसमें सबसे हेवीएस्ट एटम्स कौन से होते हैं? आयरन होता है, निकल होता है, कॉपर होता है। ठीक है, ये सारे सेंटर पे हैं। ठीक है, ये सारे कोर पे हैं। कोर क्या है? सेंटर है। ठीक है, ये सारे कोर पे मिलते हैं। हमने देखा है कि ना, सीमा लेयर, सिलिकॉन और मैग्नीशियम लेयर, और नाइफ लेयर, NiFe। Ni से क्या होता है? निकल, Fe से आयरन। ठीक है, तो ये जो आयरन, निकल, कॉपर है, ये कौन सी लेयर है? ये लोवेस्ट लेयर है या कोर लेयर है। ठीक है, ये एकदम कोर लेयर है, ये प्लाज्मा स्टेट में होती है। ठीक है, तो हैवीएस्ट एटम्स अलग हो गए। मीडियम वेट के एटम्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर एक्सेट्रा, ये सब बीच में आ गए। ठीक है, ये सब बीच में आ गए मीडियम वेट वाले। और लाइटर वेट के जो थे वो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब, इनकी वजह से ये प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना। ठीक है, तो जो सबसे पहला एटमॉस्फेयर था, जो सबसे पहला वातावरण था, उसमें क्या था? उसमें थी हमारी लाइटर एटम्स थे, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के और कार्बन के। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई थी एटॉमिक फेज में। ठीक है, एटॉमिक फेज में क्या क्या हुआ था? एटॉमिक फेज में जो डिफरेंट एटम्स थे वो क्या हुए? उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को जन्म दिया, और साथ ही साथ अलग अलग मास की वजह से वो लोग सेग्रीगेट हो गए अर्थ में। ठीक है, हैवीएस्ट और मीडियम जो वेट एटम्स थे वो लगभग सेंटर में और कोर में आ गए अर्थ के, और जो लाइटर एटम्स थे वो सतह पे रह गए, और उन्होंने ही मॉडिफाई किया एनवायरनमेंट को। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि ये एटॉमिक फेज की बात हुई है। ठीक है, ये एटॉमिक फेज की बात यहाँ तक हो चुकी है। ये एटॉमिक फेज हमारा ए वाली चीज़ क्लियर है। ठीक है, रुकिए इसको हटा देते हैं। अरे बाप रे, सब कुछ हट गया। ए वाली चीज क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं एम पे, मतलब मॉलिक्यूलर पे। ठीक है, एटम्स मिलके क्या बने? मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स कैसे बने थे? पहले पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे। अभी हमने देखा था पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे। ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या हुआ है। तो फ्री एटम्स जो थे, किसके किसके? हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, वाटर वेपर के, मीथेन के, अमोनिया के, कार्बन डाइऑक्साइड के, ये सब आपस में रिएक्ट करने लगे। ठीक है, आपस में मिलकर रिएक्शन होने लगा, केमिकल रिएक्शन होने लगा। ठीक है, होने लगा, जिसकी वजह से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए थे। ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए थे। हाइड्रोजन किसके साथ मिल गया? नाइट्रोजन के साथ, फॉर्मिंग अमोनिया। सो वाटर एंड अमोनिया वर प्रोबेबली फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रिमिटिव अर्थ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। सबसे पहले जो हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए थे वो कौन से थे? वो वाटर का था और अमोनिया का था। ठीक है, वाटर और अमोनिया के सबसे पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए थे। ठीक है, वाटर कैसे बना था? वाटर वेपर से मिलकर और हाइड्रोजन से मिलकर वाटर वेपर बना। और अमोनिया कैसे बना था? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के केमिकल रिएक्शन से अमोनिया बन गया था। ठीक है, तो अमोनिया और वाटर जो थे पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, एकदम शुरुआती दौरान के, एकदम प्राथमिक वातावरण के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा? एटॉमिक फेज देखा। फिर हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने पहले एटॉमिक फेज देखा था, ये एटॉमिक फेज हुआ था जो हम रेड में हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, रेड में हाईलाइट कर रहे हैं वो एटॉमिक फेज था। उसके बाद एटम्स मिलके क्या बने? मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बन गए। और सबसे पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से बने हैं? तो वाटर के बने हैं और अमोनिया के बने हैं। ठीक है, ये जो रेड में देख रहे हैं आप, रेड में हाईलाइट कर रहे हैं राइट हैंड साइड में, वही है। ठीक है, वही है। तो ठीक है, तो वाटर और अमोनिया जो है सबसे पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रिमिटिव अर्थ फॉर्म हुए थे। ठीक है, तो अभी तक यहाँ हमने देखा कि क्या हुआ? एटॉमिक फेज हुआ। एटॉमिक फेज में क्या क्या चीज़ें हुई थी? तो एटॉमिक फेज में सबसे पहले चीज़ें ये देखी गई थी कि एटम्स थे, किसके किसके? नाइट्रोजन के एटम से, हाइड्रोजन के एटम से, ऑक्सीजन के एटम से, कार्बन के एटम से। ठीक है, ये सारे किसके लिए ज़रूरी थे? ये सारे प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी थे। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी थे। अब क्या हुआ? एक और चीज़ एटॉमिक फेज में हुई, सेग्रीगेशन हुआ मिनरल्स का। ठीक है, सेग्रीगेशन हुआ एलिमेंट्स का। ठीक है, जो हायर एलिमेंट्स थे, जो हैवी एलिमेंट्स थे, लाइक आयरन कॉपर निकल। ठीक है, ये सब कहाँ आ गए? ये सब सेंटर ऑफ द अर्थ में आ गए, जिनका बहुत हैवी वेट था वो सेंटर पे आ गए। ठीक है, मीडियम वेट वाले कोर पे चले गए। ठीक है, मीडियम वेट वाले MW वाले मीडियम वेट वाले कोर पे चले गए।
और जो लाइट वेट वाले थे जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब सतह पे आ गए, ये सब सरफेस पे आ गए और इन्होंने मॉडिफाई करना शुरू किया एनवायरनमेंट को, ठीक है, मॉडिफाई करना शुरू किया अर्थ के सरफेस पे एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो ये हमने एटॉमिक फेज देखा था। फिर एटॉमिक फेज के बाद क्या हुआ, जब ये मॉडिफिकेशन करने लगे एटम्स, फिर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, आपस में ये लोग क्या हुए, एक दूसरे से इंटरैक्ट करने लगे और रिएक्ट करने लगे, ठीक है। तो रिएक्शन में ये बात आई कि मॉलिक्यूलर फेज में कन्वर्ट हो गए और मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले कौन बना था, तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने NH3, मतलब ये अमोनिया और वाटर वेपर या H2O, ठीक है, तो वाटर, ठीक है। तो आपस में ये क्या हुए, ये सबसे पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए थे मॉलिक्यूलर फेज में, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फेज के बाद क्या हुआ, ये सब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे ना, ये सब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। अब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को मिला के क्या बन गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हम लोग किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, हम लोग ओपेरन हैल्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बेसिस पे बात कर रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले बोला था कि पहले एटम्स आए, एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए। कैसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए। तो हमने देखा वाटर और अमोनिया, ठीक है, वाटर और अमोनिया फॉर्म हुए थे, ठीक है, वाटर और अमोनिया फॉर्म हुए थे। इसके बाद क्या हुआ, ये तीनों ये आपस में रिएक्ट किए और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या हुआ, लिविंग सेल्स फॉर्म हुए, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लिविंग सेल्स फॉर्म हुए। तो जो है ओरिजिन हुआ लाइफ का, ठीक है, तब ओरिजिन हुआ लाइफ का, ठीक है। ये हटा देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर फेज के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म हुए थे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, ये देखेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, चलते हैं अब आगे। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि अर्ली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंटरैक्टेड एंड प्रोड्यूस सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज सिंपल शुगर्स। राइबोस फॉर्म हुआ, डीऑक्सीराइबोस फॉर्म हुआ, ग्लूकोज फॉर्म हुआ, विद नाइट्रोजन बेसिस फॉर्म हुए जैसे प्यूरिन्स, प्यारिमिडाइंस, अमाइनो एसिड्स, ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड्स, ये सब फॉर्म हुए। किससे, ये सब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फॉर्म हुए थे। इसके बाद रेन हुई, उसके बाद बरसात हुई, ठीक है। बरसात में क्या हुआ, बरसात एक तरीके से सूप बना गई इन लोग का, ठीक है, एक तरीके से सूप बन गया। एज वाटर रश डाउन इट मस्ट हैव डिजॉल्व्ड अवे एंड कैरीड विद इट सॉल्ट्स एंड मिनरल्स एंड एक्यूमुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, ठीक है। दस एंशिएंट ओशियनिक वाटर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्स अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइड्स, कार्बाइड्स एज वेल एज गैसेज एंड एलिमेंट्स, ठीक है। तो जब रेनफॉल हुई यहाँ पे सब इवोल्यूशन में एकदम प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जब रेनफॉल हुई तब क्या हुआ, तब जो है सॉल्ट्स और मिनरल्स भी एक्यूमुलेट हो गए, जिसकी वजह से ओशियनिक वाटर आ गया और ओशियनिक वाटर में ढेर सारी चीज़ें मिल गई थी, जैसे अमोनिया है, मीथेन है, नाइट्राइड्स, कार्बाइड्स, ये सारी चीज़ें मिल गई थी। कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज भी थे, क्या क्या, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो यूवी रेज आ रही हैं, सन तो बहुत पहले से है, अर्थ से भी पहले से है, तो यूवी रेज तो वो फेंक ही रहा था, एक्स रेज आ रही थी, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस हो रहे थे, ठीक है, रेडिएशंस, हाई एनर्जी रेडिएशंस आ रहे थे। तो क्या हुआ, तब ये भी अपना रोल प्ले की ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में ये भी अपना रोल प्ले की थी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं शुरुआत में कोई भी ओजोन लेयर नहीं था, ठीक है, शुरुआत में कोई भी ओजोन लेयर नहीं था इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर सूप बन गया ना, सूप लाइक ब्रॉथ ऑफ केमिकल्स फॉर्म्ड इन दी ओशंस ऑफ अर्ली अर्थ, ठीक है। बारिश हुई थी सबसे पहले हमारे यहाँ, ये ऑलरेडी, ये मान लीजिए हम इसको एक वो बना देते हैं, कोशिश करते हैं विजुअलाइजेशन से, ठीक है। ये है, ये एक तरीके का मान लीजिए अर्थ था, उसमें प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था। इसमें क्या हुआ, इसमें रेनफॉल हुई, ठीक है, रेनफॉल हुई, रेनफॉल किससे होना है, ये ब्लैक रेन हो रही है, मान लीजिए एसिड रेन नहीं है ये, ठीक है, ये ब्लैक रेन फॉल हो रही है उस समय प्रिमिटिव अर्थ में, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी शुगर्स बनी हुई है, सिंपल शुगर्स बनी हुई है, नाइट्रोजन के बेसिस बने हुए हैं, ग्लाइकोरॉल बना हुआ है, फैटी एसिड्स बने हुए हैं, अमाइनो एसिड्स बने हुए हैं, ठीक है। अब ये जो रेनफॉल हुई, यहाँ पे समुंदर आ गया, ठीक है, यहाँ पे समंदर आ गया, ठीक है, यहाँ पे समुंदर आ गया। समुंदर में क्या है, समुंदर में भी सॉल्ट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइड्स हैं, कार्बाइड्स हैं, साथ ही साथ ये वाले जो शुगर्स हैं, सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स, वो तो है ही हैं, वो तो ओशन में वो भी हैं। तो क्या हुआ, ये एक तरीके का सूप बन गया, ठीक है, ये पूरा एक सूप बन गया, ये जहाँ इन्होंने बोला है प्रीबायोटिक सूप बन गया, बहुत अच्छा टर्म है ये, प्रीबायोटिक सूप, ठीक है, प्रीबायोटिक सूप बन गया, ठीक है।
प्रीबायोटिक सूप क्या, प्रीबायोटिक सूप में क्या क्या थे, तो प्रीबायोटिक सूप में क्या था, सिंपल शुगर्स थी, नाइट्रोजन बेसिस थे, ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, अमोनिया, मीथेन, कार्बाइड्स, ठीक है, वाटर, और साथ ही साथ काम कर रहे थे अल्ट्रावायलेट रेज, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस। तो इतनी चीज़ें काम कर रही थी, ठीक है। तो स्टेज एक बन चुका था कि काफ़ी केमिकल रिएक्शंस होंगे और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके क्या होंगे, स्लोली स्लोली जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ होगा, ठीक है। बिकॉज क्या हुआ था, वंस फॉर्म्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेटेड इन वाटर, ठीक है, बिकॉज देयर डिग्रेडेशन वाज एक्सट्रीमली स्लो। जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उनका डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा स्लो था, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एनी लाइफ और एक्सट्रीम एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है। तो कोई कैटलिस्ट नहीं था, कोई एंजाइम नहीं था जिसकी वजह से उनका जो डिग्रेडेशन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का वो तेज़ हो जाता, तो इसलिए धीरे 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 ये डिग्रेड हो रहे थे। फिर क्या हुआ, विच हैव मॉलिक्यूल्स, विच हैव जो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स थे उनको क्या हुआ, ये एक्यूमुलेट हो गए ओशन में, बाउंडेड बाय अ कवरिंग फॉर्मिंग को कैरवेट्स विच हैव द कैपेसिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ओशन था हमारा, ये किस कवरिंग से कवर हो गया, ये जो ओशन, मान लीजिए ये पूरा ओशन है एक तरीके से, ये मान लीजिए ये ओशन का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट आ गए, ठीक है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ सनरेज आ रही है, ठीक है, सनरेज आ रही है यहाँ पे, ठीक है, सनरेज ये आ रही है सन से, ठीक है। तो ये पूरा ओशन है, यहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में मोनोमर्स हैं, नाइट्रोजन बेसिस हैं, सिंपल शुगर्स हैं, साथ ही साथ इसमें इस पानी में क्या क्या है, सॉल्ट है, नाइट्राइट्स है, कार्बाइड्स है। इधर सन से क्या आ रहा है, इधर सन से यूवी रेज आ रही हैं, एक्स रेज आ रही हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इनके ऊपर एक कवरिंग फॉर्म हुई, ये कवरिंग फॉर्म हो गई, ठीक है, जिसका नाम था को, जिसका इसको हम कवर कर देते, तो ये कवरिंग याद रखिएगा, ठीक है, ये कवरिंग थी कोएसरवेट्स, ठीक है, ये कोएसरवेट्स जो थी यहाँ पे कवरिंग थी, ठीक है, ये कवरिंग फॉर्म हुई जो कि कैपेसिटी थी जिसकी सेल्फ रेप्लिकेट करने की, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेट करने की ये कैपेसिटी थी, ठीक है। इन कवरिंग के पास क्या थी, और इन मॉलिक्यूल्स के पास क्या थी, सेल्फ रेप्लिकेशन कैपेसिटी थी, अपने आप को डिवाइड करने की, अपने आप को रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी इनके पास आ गई थी। तो अभी हमने देखा ओप्रियन हेल्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में कि कैसे एटम से शुरू होके, एटम से शुरू हुई थी चीज़, एटम से शुरू हुई, एटम्स कंबाइन हुए थे, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब सारे एटम्स से ये आपस में कंबाइन होके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म किए थे। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म हुए थे वो आपस में मिलके केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या फॉर्म हुए, सबसे पहले वाटर फॉर्म हुआ और अमोनिया फॉर्म हुआ, ये हमने अभी देखा था, ठीक है, वाटर और अमोनिया फॉर्म हुआ, ठीक है, वाटर और अमोनिया फॉर्म हुआ, ठीक है, वाटर और अमोनिया फॉर्म हुआ था। फिर ये सारे मिलके क्या बनाने लगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने लगे, मतलब शुगर्स बनाने लगे, ठीक है, शुगर्स बनाने लगे, नाइट्रोजन बेसिस बनाने लगे। फिर क्या हुआ, फिर साथ ही साथ क्या हुई, उस समय रेन भी हो गई, रेन हो गई, ठीक है, ये रेन हो गई, ठीक है। तो एक तरीके का सूप बन गया। सूप में क्या क्या था, रेन थी, रेन तो मतलब पानी तो था ही, ठीक है, पानी मिल गया, पानी मिल गया, सॉल्ट्स मिल गए, ये सॉल्ट्स मान लीजिए, ठीक है, सॉल्ट्स मिल गए, अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे, शुगर के, नाइट्रोजन के, ठीक है, नाइट्राइट्स, कार्बाइड्स, ये मिल गए, ठीक है। साथ ही साथ क्या हो रहा था, सन की रेज आ ही रही थी, सन की रेज आ ही रही थी, इसमें सन की रेज पड़ रही थी, तो ये क्या हुआ, ये पूरा सूप बन गया। सूप बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर एक कवरिंग बन गई, इस ओशन के ऊपर एक कवरिंग बन गई, ठीक है, एक ऊपर ये कवरिंग बन गई जिसको कोएसरवेट्स कहते थे, ठीक है, जिसको ओप्रियन हेल्डेन ने नाम दिया कोएसरवेट्स, ठीक है। ये किसके केपेबल थे, ये सेल्फ रेप्लिकेशन के केपेबल थे। तो इनके रेप्लिकेशन से क्या क्या होने लगा, इनके रेप्लिकेशन से वाटर और अमोनिया के बाद लाइफ का ओरिजिन हुआ, ठीक है। अब इसी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग एविडेंसेस आए हैं। तो इसमें सबसे पहला एविडेंस आता है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर ए बायोजेनेटिक मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये स्टैनली मिलर साहब थे, इन्होंने दिया है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक स्टूडेंट थे, ठीक है, स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के। इन्होंने बताया कि यूवी रेडिएशंस या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस की वजह से कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ, ठीक है। इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे एक मिक्सचर फॉर्म किए थे जिसमें मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन था, ठीक है। तो शुरुआत में हम लोग ने देखा था वाटर और जो मीथेन है, वाटर और अमोनिया जो है सबसे पहले फॉर्म हुए थे, ठीक है। तो ये मिलर के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से 2:1:2 रेशियो में थे, मतलब मीथेन 2 पार्ट में थे, अमोनिया का 1 पार्ट था और हाइड्रोजन का 2 पार्ट था, ठीक है। फिर मिलर ने क्या किया,
कैलकुलेट किया 4 गैसेस, कौन कौन सी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर एयर टाइट अपैरेटस में। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिससे ये पता चला, डायरेक्ट हम लोग इसके रिजल्ट पे आते हैं, हम ये नहीं देखेंगे कि क्या है ये। इन्होंने ये बताया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे सिंथेसाइज हुए थे ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए मॉलिक्यूल्स जो थे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे वो आपस में सिंथेसाइज हुए टू हैव फॉर्म्ड लाइफ ऑन प्रिमिटिव अर्थ। ठीक है, इट इज कंसीडर्ड दैट एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स सच एज न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड दस हैव फॉर्म्ड ऑन प्रिमिटिव अर्थ। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन। इन्हीं की वजह से प्रिमिटिव अर्थ में लाइफ आई थी। ठीक है, early life on earth formed around 4 billion years ago. Membrane bound prokaryotes originated in 3.8 billion years ago. ठीक है, तो जो यूकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स थे, जो सबसे पुराने वाले सेल्स थे, वो कब ओरिजिनेट हुए, वो 3.8 बिलियन ईयर्स अगो हुए। ठीक है, विच वर प्रीवियसली हेट्रोट्रॉफ्स, मतलब अपना खाना खुद ही बनाते थे, एंड लेटर ऑन बिकेम पहले हेट्रोट्रॉफ्स थे, मतलब पहले डिपेंडेंट थे खाने पे, फिर ये ऑटोट्रॉफ्स हुए, मतलब जो थे पहले कोई एनिमल आया होगा या पहले जीव जंतु आए होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया होगा, उसके बाद प्लांट्स आए। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स वर जस्ट लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी ऑफ मॉडर्न पीरियड। ठीक है, और 2 बिलियन साल बाद क्या हुआ, एडवांस वर्जन आया प्रोकैरियोटिक का, यूकैरियोटिक सेल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ आवर प्लैनेट इवॉल्व। ठीक है, तो इनका ये कहना था, हम इनको यहाँ बताते हैं, कोशिश करते हैं इनकी जो चीज़ है पूरी एक्सपेरिमेंट है उसकी समराइज करने की। इनका ये कहना था कि अभी हमने वो वाले ओप्रियन हैल्डेन की थ्योरी देखी है। ठीक है, तो उसी को सपोर्ट करते हुए एक एविडेंस आया था जो कि स्टैनले मिलर साहब ने दिया था। इन्होंने बोला कि जो मीथेन है, अमोनिया है, ठीक है, वाटर है और हाइड्रोजन है, ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। ठीक है, ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, ये 4 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे जिनकी वजह से जो प्रिमिटिव अर्थ में लाइफ आई थी। ठीक है, ये चारों आपस में मिले और क्या हुआ, क्या फॉर्म हुए, हेट्रोट्रॉफ्स बने। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स बने, हेट्रोट्रॉफ्स बनने के बाद क्या हुआ, हेट्रोट्रॉफ्स बनने के बाद ऑटोट्रॉफ्स आए। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स आए। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स आए। ठीक है, ये इनका कहना था। ठीक है, ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, उसमें इनको पता चला था कि ये चारों जो है मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर, ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे जो अपने में सिंथेसाइज होके क्या किए, न्यूक्लियोटाइड्स बनाए, अमाइनो एसिड्स बनाए, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स थी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, स्टैनले मिलर ने एक सपोर्टिंग एविडेंस दिया था। ठीक है, और आपको ये तो हमेशा ही याद रखना है कि कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स थे इनके अनुसार। तो इनके अनुसार थे अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर और मीथेन। ठीक है, और शुरुआत में हमने देखा था वाटर वेपर और अमोनिया सबसे पहले फॉर्म हुए थे। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलके क्या किए, सिंथेसाइज हुए और लाइफ की ओरिजिन में अपना रोल प्ले किए थे। तो अभी इससे पहले हमने स्टैनले मिलर को जो एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें क्या देखा था, उसमें ए बायोजेनेटिक फैक्टर्स देखे थे या ए बायोजेनेटिक इवोल्यूशन देखा था। ए बायोजेनेटिक इवोल्यूशन मतलब इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन था, जो कि राइज हुआ था किससे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में सिंथेसाइज होकर लाइफ को बनाए थे। ठीक है, तो हमने वो ए बायोजेनेटिक प्रोसेस देखा था। अब यहाँ पे हम लोग बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन देखते हैं जिसमें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इन्वॉल्व है। अभी हमने लास्ट में देखा था इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, 4 गैसेस थी जो कि इनऑर्गेनिक गैसेस थी, वो आपस में सिंथेसाइज होके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाती हैं जो कि सपोर्ट करता है मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक न्यूक्लियोटाइड्स और अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिजम्पशन है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग देयर डिसेंट जनरेशन बाय जनरेशन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। तो इनका फंडामेंटल ये मानना है, प्रिजम्पशन इनका ये है बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, कि एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म था, उसने अपने आप को अपग्रेड करते 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 ये ह्यूमन बीइंग तक आ गए। ठीक है, इनका सिंपल सा मानना है, जैसे आपने देखा होगा बहुत पहले, मतलब 10-15 साल पहले, शायद 20 साल पहले नोकिया चला था, नोकिया 3315। ठीक है, नोकिया 3315 चला था। ठीक है, 3310, 3315 ये सब बेसिक फ़ोन थे बहुत। ठीक है, 3310 या 3315 यूज़ होता था। ठीक है, फिर एडवांस होते होते क्या हो गया, एडवांस होते होते अब हम आ गए हैं एप्पल तक। ठीक है, मतलब एप्पल हो गया या कोई और अच्छा फ़ोन हो गया, सैमसंग का फ़ोन हो गया, हम लोग इस पर इतना ज़्यादा आ चुके हैं, इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं। ठीक है,
तो ये बहुत एडवांस हो चुका है, पर इसकी शुरुआत बेसिक से हुई थी, ठीक है। अब इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो जनरेशन बाय जनरेशन, एकदम से नोकिया 3310 के बाद से अगले साल एप्पल नहीं आ गया था, बीच में बहुत सारे आए थे, नोकिया के कुछ वेरिएंट्स आए, फिर सैमसंग के कुछ वेरिएंट्स आए, GPRS आया, MMS आया, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा कैमरा आने लग गया फ़ोन में, फिर 2 कैमरे आने लगे, फिर 3 कैमरे आने लगे, अब 4 कैमरे आने लगे, फिर फ्रंट कैमरा आने लगा, ठीक है। फिर पता नहीं कितने जूम वाला कैमरा आने लगा, 10x जूम वाला कैमरा आने लगा, फिर 50x जूम वाला कैमरा आने लगा। तो इस तरह इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो इनका बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का भी मानना है एक बहुत ही प्रिमिटिव कोई सेल था, उसने अपने आप को एडवांस किया, करते 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 अब जो है ह्यूमन बींग्स आ गए हैं, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स आ गए हैं, तो इनका यही कहना है। According to the concept of organic evolution, the present day animals, plants have been evolved by a process of gradual change in the earlier simple forms of life. तो एक पहले बहुत सिंपल फॉर्म्स ऑफ लाइफ थी जो ग्रेजुअली चेंज होती गई, ग्रेजुअली अपने आप को अपग्रेड करती गई, जिसमें कम से कम मिलियन साल लग गए थे इवॉल्व होने में, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एक्सप्लेन्स कन्विंसिंगली द ओरिजिन ऑफ लाइफ. It also explains how the wide variety of plants and animals came into existence in the world, ठीक है। तो इस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में 3 थ्योरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से मेनली क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, ठीक है। सबसे पहले थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डार्विनिज्म की थ्योरी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डे राइस की, ठीक है, ह्यूगो डे राइस की म्यूटेशन थ्योरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है, रुकिए हम थोड़ा सा इसको ना इरेज कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, ताकि चीज़ें आराम से समझ में आने लग जाए। और बताइए कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी, पढ़े रहिए, हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। कोई ऐसा हुआ थोड़ी ना है, बस पढ़ के ही तो हुआ है लोगों का, ठीक है। ऑब्वियसली अब भगवान का आशीर्वाद, आपकी भाग्य, आपकी किस्मत, ये सब भी मैटर करते हैं, पर अपना आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा ना भैया। जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक भाग्य तो बिल्कुल ही नहीं साथ देगा। अब 1-2 लोग का साथ दे दिया तो अलग बात है, पर हम लोग का नहीं देगा। हम लोग को बहुत, हम लोग कर्मठ लोग हैं, बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। मेहनत से कभी मत जी चुराइएगा बस, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसमें कीवर्ड देखिए इंपॉर्टेंट है, इसी से हम समझ जाएंगे। इनहेरिटेंस मतलब हम प्राप्त करते हैं अपने प्रीवियस जनरेशन से, अपने पुश्तों से चीज़ें एक्वायर करते हैं, इनहेरिट करते हैं, ठीक है। आपका गांव है, आपके गांव में ज़मीन है, ठीक है, तो ज़मीन नाना से मिली होगी आपको या बाबा से मिली होगी, ठीक है, बाबा से ज़्यादा मिलती है, ठीक है। आपके बाबा के पास ज़मीन थी, बाबा के पास ज़मीन थी, वो बाबा के पास आ गई, बाबा के पास आपके पापा के पास आ गई, आपके पापा के पास है, आपके पापा अब सोच रहे हैं कि आपके नाम कर दे तो आप अपना जीवन यापन कर सकें, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। मतलब ये कहने का है कि जैसे एक फ़ोन आया था, फ़ोन बहुत बेसिक था, फ़ोन में क्या हुआ, फ़ोन में कैमरा का प्रिंसिपल आ गया, ठीक है, फ़ोन में कैमरे का प्रिंसिपल आ गया, तो अब उसी प्रिंसिपल को अपग्रेड करते चले गए, ठीक है। सारे जो फ़ोन आगे वाले आए, जो फ़ोन अपने आप में अपग्रेड हुए, वो क्या हुए, वो इनहेरिट करते रह गए, ठीक है। इनहेरिट करते चले गए कैमरा के प्रिंसिपल्स को, ठीक है, कैमरा के प्रिंसिपल्स को इनहेरिट करते चले गए, बस वो अपने आप में अपग्रेड होते चले गए, वो अपने आप में क्या होते चले गए, कैमरा अच्छा बनाने लग गए, पर जो उनका इनहेरिटेंस था वो क्या था, वो कैमरा का प्रिंसिपल था, ठीक है। तो यही कहना है लामार्क साहब का, जीन बैप्टाइज लामार्क साहब का, इनका यही कहना है कि हम जैसे जैसे इवॉल्व होते जाते हैं वैसे वैसे कुछ कैरेक्टर एक्वायर करते जाते हैं, इनहेरिट करते जाते हैं, ठीक है, इनहेरिट करते जाते हैं। अब देखते हैं हम कैसे ये काम करता है, या ये इनकी थ्योरी क्या है, ठीक है। ये लाल कलर थोड़ा आंखों में चुभ रहा है, पीला कलर लाते हैं, ठीक है, ये पीला कलर अच्छा है, ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है, ये दी गई थी जीन बैप्टाइज लामार्क द्वारा। इन्होंने एक बुक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कईयों बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन बैप्टाइज लामार्क साहब की कौन सी किताब है। तो इनकी जो किताब है, इनकी फेमस बुक है, इसका नाम है फिलोसफी जूलॉजिक, ठीक है, फिलोसफी जूलॉजिक, ठीक है। ये इन्होंने अनाउंस किया था 1801 में कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर पे बेस्ड है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था इंटरनल फोर्सेज ऑफ लाइफ टेंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बिकॉज ऑफ एन इनर वांट न्यू स्ट्रक्चर्स अपीयर्स, ठीक है।
तो पहले हमने देखा था क्या होता है कि इंटरनल फोर्स जो होती है लाइफ की, ये मान लीजिए बहुत छोटा सा कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर एक इंटरनल फोर्स होगी जो कि इसको बड़ा करने के लिए मेहनत करेगी या बड़ा करने के लिए इसको टेंड करेगी, उसकी तरफ मूवमेंट करेगी, ठीक है। तो ये ऐसे बड़ा हो गया, ठीक है, ये ऐसे बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, ठीक है। तो इनका ये कहना था एक इंटरनल फोर्स होती है जो कि पुश करती है अपना साइज बढ़ाने में, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को अपना साइज बढ़ाने में पुश करती है, एक इंटरनल फोर्स होती है, ठीक है। डायरेक्ट इन्वायरमेंटल इफेक्ट ओवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये तो स्वाभाविक है, जहां भी हम रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, उसका असर हम पे पड़ता ही है, ठीक है। आप अच्छे पर्यावरण में रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठेंगे, तो आपका विचार भी अच्छे होंगे, आपकी जो मेंटालिटी है वो अच्छी होगी, आपके जो विचार हैं, आपका जो एम है, गोल है, लक्ष्य है, वो सारी चीज़ अच्छी होगी, ठीक है। तो अच्छे और बुरे की चीज़ तो हमें समझ है ही है यहाँ पे, ठीक है। तो पर्यावरण या हमारा जैसा वातावरण है वह जैसे हमें इफेक्ट करता है, वैसे शुरुआत में जो भी वातावरण रहा था वो बायोलॉजी में वो जो भी सेल्स थे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनको इफेक्ट किया, ठीक है। फिर यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वैसे वैसे यूज, जैसे यूज खत्म होता गया तो उसको डिसयूज करते चले गए, डिसयूज खत्म होता चला गया तो यूज करते चले गए, ठीक है। तो जो ये ग्रेजुअल चेंज हो रहा था किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स भी होते चले गए। किसी ऑर्गन का लगा यूज नहीं है तो उसको हटा दिया, वो अपने आप नेचुरली हट गया। किसी ऑर्गेनिज्म का लगा कि यूज है तो क्या हुआ कि उसको इनहेरिट किया गया, उसको एडवांस किया गया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो हमने आपको बताया था यूकैरियोटिक क्या होते हैं, बहुत बेसिक सेल होते हैं, ठीक है। सॉरी, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो बहुत बेसिक सेल होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में एक सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड नहीं होते, ठीक है, प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड नहीं होते, न्यूक्लियस अलग अलग नहीं होता, ठीक है, बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं। पर क्या होता है, पर जब यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक जो एडवांस हो जाता है प्रोकैरियोटिक का, उसमें क्या होता है, उसमें नए ऑर्गन्स आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे पास आ जाते हैं लाइजोसोम्स, और आ जाते हैं हमारे पास गोल्गी बॉडीज, ठीक है। इससे पहले जो जो फंक्शन थे, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये सारी चीज़ें होती हैं अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। पर धीरे धीरे क्या होता है, इनका यूज़ कम होता जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, ये एल से लाइजोसोम है, और जी से गोल्गी बॉडीज है, इनका यूज बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स वाली चीज है, ये इनहेरिट करते हैं इन कैरेक्टर्स को, ठीक है। साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, प्रोटोप्लाज्म आ जाता है, ये सारी चीजें ये प्रोकैरियोटिक से इनहेरिट किया। कुछ चीजें उन्होंने इनहेरिट की और कुछ चीजें अपने आप से ये एडवांस में आ गए, एडवांस कर लिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, गोल्गी बॉडीज आ गई, और लाइजोसोम्स आ गए, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसी चीज के। तो एग्जांपल में ये कहते हैं लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ ड्यू टू सरफेस वेजिटेशन, लैक ऑफ सरफेस वेजिटेशन ग्रेजुअली, ठीक है। तो जो जिराफ है उसकी लंबी गर्दन इसलिए होती चली गई क्योंकि सतह पे कोई घास ही नहीं थी खाने को, ठीक है, घास ही नहीं थी खाने को। अब बड़े बड़े पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ से, पेड़ पे फल लगे हुए थे, तो इतने बड़े बड़े पेड़ से फल से कैसे खाएंगे, या तो अपनी हाइट बढ़ा लो या तो अपनी गर्दन बढ़ा लो। तो जिराफ भाई ने सोचा अपनी गर्दन ही बढ़ा लेते हैं, ठीक है, गर्दन ही बढ़ा लेते हैं, कोई गला घोट के मारेगा तो नहीं, ठीक है, तो गर्दन बढ़ा ली इन्होंने, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी ऑफ लामार्क की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ लामार्क की, जो कहती थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, जो कि ये कहता है इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी प्ले करते हैं रोल ऑर्गेनिजम्स के एडवांसमेंट में या इवोल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे जब सरफेस वेजिटेशन खत्म हुआ तब जिराफ ने अपनी लंबी गर्दन कर ली, ठीक है। एक्वेटिक बर्ड्स जो चीज, एक्वेटिक बर्ड्स मतलब कौन सी बर्ड होती हैं, जो पानी में भी तैर लेती हैं या पानी में भी जो है हंट कर लेती हैं। दे हैड टू गो टू वाटर ड्यू टू लैक ऑफ फूड, ठीक है। तो एक्वेटिक बर्ड जब शुरुआत में आई तो कोई खाना वाना नहीं था, लैंड पे कोई खाना नहीं था, पृथ्वी पे कोई खाना नहीं था। जो खाना था सर, हमने देखा था सबसे पहले ओशन फॉर्म हुआ था, तो वाटर में ही सारा खाना था, मतलब ओशन में खाना था। तो अब वहां जाने के लिए क्या करें, तो उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को डेवलप किया, उन्होंने अपने यूज ऑफ ऑर्गन्स को डेवलप किया, जिसकी वजह से उनके पास क्या हुए, वेब आ गए बीच में, सम स्ट्रक्चर्स वेब बिटवीन देयर टोज डेवलप्ड एंड विंग्स फॉर फ्लाई ग्रेजुअली रिड्यूस। तो क्या हुआ एक्वेटिक बर्ड्स में, जो उनके विंग्स थे वो यूज नहीं होते थे। विंग्स क्या करेंगे यूज करके, जब उन्हें पानी में खाना ढूंढने जाना है, दूर दराज कहीं जाना नहीं है, तो विंग्स का काम कम हो गया, और उनके बीच टोस के बीच में क्या हुए, वेब आ गए, ठीक है, टोस के बीच में वेब आ गए। तो ये कहता है कि कैसे एक्वायर्ड कैरेक्टर और यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स होता है, ठीक है। फ्लैट फिशेस, वेल लॉस देयर हाइंड लिम्स, ठीक है, पहले वेल्स में हाइंड लिम्स होती थी, पर हाइंड लिम्स का कोई यूज नहीं होता था, तो उन्होंने उसको डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। वेडिंग बर्ड्स लाइक जकाना डेवलप्ड विद लॉन्ग लेग्स थ्रू जनरेशन ऑफ सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग टू कीप बॉडी अबव द वेट लेवल, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं कि कैसे जो है जब
किसी लिविंग सेल का एवोल्यूशन हो रहा था, तो कैसे एडवांस फीचर्स होते गए, कैसे कैसे जो एडवांस फीचर्स थे एडवांस ऑर्गेनिज्म से उन्होंने एक्वायर किए अपने जो भी प्रीवियस जनरेशन थी पुश्तें थी उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको कैसे एक्वायर किया, उनको कैसे इनहेरिट किया, इन सारी बातों के बारे में बोलते हैं लामार्क साहब, जिन्होंने बोला है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जिनके 4 रिवोल्यूशनरी आइडियाज हैं। सबसे पहला रिवोल्यूशनरी आइडिया क्या बोलता है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक इंटरनल फोर्स होती है जो उसके साइज को बड़ा करती है, ठीक है, इंटरनल फोर्सेज होती हैं। फिर ये कहते हैं वातावरण का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है हमारे इवोल्यूशन पे, ठीक है। इन्होंने फिर बताया कि ऑर्गन्स अपने हिसाब से यूज और डिसयूज होते चले जाते हैं, और साथ ही साथ ये बताया इन्होंने कि जो भी कैरेक्टर है वो एक्वायर किया जाता है, इनहेरिट किया जाता है, ठीक है, इनहेरिट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और इनकी बुक जो थी वो फिलोसफिका जूलॉजिक थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास 2 और थ्योरी बचती हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड म्यूटेशन थ्योरी, जो कि ह्यूगो डे राइज ने दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी 2 बची थ्योरीज को भी पढ़ लेते हैं। अब हम लोग दूसरी थ्योरी देखते हैं अपने इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में, तो ये है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन होता है, ठीक है, नेचुरली सिलेक्ट किया जाता है। ये किसका कहना है? ये डार्विनिज्म का कहना है, चार्ल्स डार्विन साहब का कहना है। इन्होंने एक बुक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, याद करिएगा, और इसका सन भी याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, 1859 में। इससे पहले हमने देखी थी जॉन बैप्टाइज लामार्क की फिलोसफिका जूलॉजिका, ठीक है, पीजेड फिलोसफिका जूलॉजिका कब आई थी? 1809 में आई थी। हो सकता है आपसे क्रोनोलॉजिकल लगाने को बोल दे, यूपी वालों का कोई भरोसा नहीं है, या स्टेट पीसीएस वालों का कोई भी भरोसा नहीं है, कहाँ से क्या पूछ लें आपको नहीं पता चलता है। बस आपके रिजल्ट्स मैटर करते हैं, तो रिजल्ट्स लाने के लिए आपको वो करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया है, ठीक है, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, और स्मार्ट मेहनत, ठीक है, स्मार्ट मेहनत प्लस हार्ड वर्क, भाई दोनों चलता है, ठीक है। तो ये जो इनकी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है, ये फाउंडेशन है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट से देख लेते हैं। द यूनिवर्सल अकरेंस ऑफ वेरिएशन, ठीक है, स्पीशीज में अपने आप में वेरिएशन होता है, ओवर प्रोडक्शन होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, स्ट्रगल होता है एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल होता है फिटेस्ट का, और इनहेरिटेंस होता है यूजफुल वेरिएशंस का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले क्या बोला गया है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है, ऑब्वियसली स्ट्रगल होता है एग्जिस्टेंस के लिए। क्यों? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास, सबसे लिमिटेड है, जब से इवोल्यूशन हुआ है लाइफ का तब से रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से क्या होता है? एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल बिटवीन सेम स्पीसीज, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। एनवायरमेंट स्ट्रगल ड्यू टू अर्थक्वेक, टाइडल वेव्स, बर्निंग ऑफ वॉल्केनोज आर ऑल कॉजेज ऑफ किलिंग लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। स्ट्रगल है, एग्जिस्टेंस में स्ट्रगल है, आप ऐसे नहीं, आप अपने जीने के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, नहीं पता अगले समय क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, ठीक है। तो ये एक तरीके का स्ट्रगल ही है एग्जिस्टेंस के लिए। आप एक एक पोस्ट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप नौकरी पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, आप इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, आप समाज में पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, ये एग्जिस्टेंस चलता रहता है, ये स्ट्रगल चलता रहता है। फिर क्या हुआ? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो डार्विन साहब ने कहा जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, ठीक है। विराट कोहली साहब की आप फिटनेस देखिए, ठीक है, और उनके शॉट्स देखिए, तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही तो बात है। वो इतने फिट हैं, इतना बेहतरीन उनकी फिटनेस, अपने आप को इतना मेंटेन रखे हैं, वो अपने खाने पीने पे इतना ध्यान है, अपने अपने ऊपर इतना संयम है तभी फिट है, ठीक है। तो वही सर्वाइव कर रहे हैं, उन्हीं को सब याद रखेगी दुनिया अब, ठीक है। अब जो नहीं खेल पाया, जो नहीं फिट है, उसको कैसे याद रखेगी? अब वो चाहे जितनी मेहनत करता हो, पर जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा, ठीक है। ये इनका कहना था। ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड ऑर्गेनिज्म विद एडवांटेजियस कैरेक्टर सर्वाइव, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होती है, पहले टीम में जगह बनाने के लिए स्ट्रगल होती है, फिर क्या होता है? उस टीम में बरकरार होने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे फिट होना पड़ता है, ठीक है, सबसे फिट होना पड़ता है। जब सबसे फिट होंगे तब क्या होगा? तभी सर्वाइव कर पाएंगे। वाइल दोज विच लैक सच वेरिएशंस पेरिश, ठीक है। अगर आप में वेरिएशंस है, आप बहुत अच्छा खेल लेते हैं, आप बहुत अच्छी फील्डिंग कर लेते हैं, साथ ही साथ आप बॉलिंग भी कर लेते हैं, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स जिसमें वेरिएशंस होता है उनके ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं सर्वाइव करने के, ठीक है, और प्रोड्यूस करने के, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये बात हो गई। फिर इनका कहना था इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस। तो जो इंपॉर्टेंट वेरिएशंस होते थे, जो यूजफुल होते थे, उनको इनहेरिट कर लिया जाता था। जैसे हमने आपको बताया मोबाइल फ़ोन में कैमरा प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा लोगों को, कंपनीज़ को, ठीक है, ये भी लगा कि लोग इससे अट्रैक्ट होंगे, तो उन्होंने क्या किया? इस वेरिएशन को
अडॉप्ट कर लिया, इसी वेरिएशन पे काम करने लग गए। अब क्या हुआ, अब कौन सी चीज़ें हटा दी गई, जैसे अब वो स्नेक वाला गेम था ना, वो जो पीछे पीछे स्नेक खाता था सबको फिर खुद को खा लेता था, ठीक है। ये मान लीजिए ये नोकिया में था, ये स्नेक पीछे पीछे चलता रहता था, फिर स्नेक काफ़ी बड़ा हो जाता था, फिर अपने आप को ही काट लेता था, ठीक है, ऐसा होता था। तो ये वाला गेम ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं, मतलब नए गेम्स आने के बाद, 3D गेम्स आने के बाद, या अब तो VR गेम्स आने लग गए, वर्चुअल रियलिटी गेम्स आने लग गए, तो क्या हुआ, उनको हटा दिया गया। अब वो गेम कोई नहीं खेलता है, क्योंकि अब उनका वेरिएशन है वो यूज़फुल नहीं है। तो ये एकदम सिमिलैरिटी ही है उनके साथ। तो ये इनकी सिमिलैरिटी किसके साथ है, इनकी सिमिलैरिटी वही यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के साथ है, किसके, फिलोसफिकल जूलॉजिकल वाले जॉन बैप्टाइज लामार साहब से। तो यहाँ पे ये और वो सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हुई हमारी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रगल होता है एग्जिस्टेंस के लिए, उसके बाद जो फिट होता है वो सर्वाइव करता है, और साथ ही साथ जिसमें वेरिएशंस होते हैं वो इनहेरिट कर लिए जाते हैं, और वही हमें सर्वाइव करने में और हमें मजबूती प्रदान करते हैं। नॉन यूजफुल वेरिएशंस होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। इसी डार्विनिज्म का थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन आया था, नियो डार्विनिज्म, ठीक है। इसी का रिफाइंड वर्जन क्या आया था, रिफाइंड वर्जन आया था नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म बस क्या था, रिफाइंड वर्जन था डार्विनिज्म का। ये क्या, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जितनी थ्योरीज दी गई थी इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की, उन सबको इंटीग्रेट कर दिया गया था, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिया गया था नेचुरल सिलेक्शन विद ग्रेगर मेंडल्स थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स की जो थ्योरी थी उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी आ गई थी, इज अ रिजल्ट ऑफ वर्क ऑफ नंबर ऑफ साइंटिस्ट, नेमली ज़ोबैंस्की, R.A. फिशर, JBS हेल्डेन, स्मॉल राइट, अर्न्स्ट मायर, J.I. स्टीवेंस, ठीक है। स्टीवेंस की एक बुक है, याद रखिएगा, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जिन्होंने सिंथेटिक थ्योरी दी है, ठीक है। तो अब अलग अलग लोग इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में बता रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, स्टेबिल्स ने सोचा अपना काम कुछ नहीं है, जितने लोगों ने लिखा है सबकी मिला के अपनी एक थ्योरी दे दी जाए, तो इनको बोला गया सिंथेटिक थ्योरी, जिसमें थी म्यूटेशन की बात, वेरिएशन और रिकॉम्बिनेशन की बात। वेरिएशन की बात हमने देखी किसमें, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन में। हेरिडिटी की बात हमने देखी थी ग्रेगर मेंडल के जेनेटिक्स में। नेचुरल सिलेक्शन की बात देखी थी थ्योरी डार्विनिज्म थ्योरी में, और आइसोलेशन की बात देखी थी, ठीक है। तो ये चारों पांचों मिलकर इन्होंने खुद की सिंथेटिक थ्योरी डेवलप की। अब हम लोग देखते हैं आगे कुछ और, एक दो थ्योरीज और बची हैं, फिर हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे म्यूटेशन थ्योरी, यूगो डे राइस की, ठीक है। तो ये डच बॉटनिस्ट थे यूगो डे राइस साहब, इन्होंने लिखी थी म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है। इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी लिखी थी, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हमने दो थ्योरीज देखी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हमने देखी थी कौन सी, जॉन बैप्टिस्ट लामार्क साहब की थ्योरी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और दूसरी हमने देखी थी चार्ल्स डार्विन साहब की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये सब क्या थी, ये सब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरीज थी। और जो नॉन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ थी, वो हमने शुरुआत में ओपेरिन एंड हेल्डेन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ देखी थी, ठीक है। उन्होंने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात की थी। और ये जो तीन थ्योरीज हैं, ये क्या करते हैं, ये थ्योरीज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पे बात करती हैं, ठीक है। कैसे ओरिजिन हुआ, या कैसे ऑर्गेनिज्म से ही इवॉल्व हुई, कैसे ऑर्गेनिज्म्स का ही एडवांसमेंट होता गया इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में, ठीक है। तो तीसरी थ्योरी हम जो पढ़ रहे हैं वो है म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन मतलब होता है चेंजेस, ठीक है। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, चेंजेस होता है। तो ये यूजो डे वायर साहब थे, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी देखी थी। इन्होंने ऑब्जर्व किया था इवनिंग प्रिमरोज को, जिसका नाम होता है साइंटिफिक नेम ओनेथ्रिया मार्किना, ठीक है। इन्होंने ये स्टडी किया था इस प्लांट को इन वाइल्ड फॉर्म, फिर इन्होंने बहुत वेरिएशंस और म्यूटेशन नोटिस किए थे, ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी स्टेट्स दैट इवोल्यूशन इज अ जर्की प्रोसेस वेयर न्यू varieties and species are formed by mutations that function as a raw material of evolution, ठीक है। तो जो नई वेराइटीज होती हैं, जो नए म्यूटेशंस फॉर्म होते हैं, वो एग्जिस्टिंग म्यूटेशन से ही फॉर्म होते हैं, और ये जर्की प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस होते हैं, जो वेरिएशंस डिसकंटिन्यू हो जाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, वो रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं। वो नए वेरिएशंस को क्या करते हैं, नए वेरिएशंस को जन्म देते हैं, नए वेरिएशंस के ओरिजिन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं म्यूटेशंस थ्योरी की, देख लेते हैं। तो म्यूटेशन जो चेंज होता है या म्यूटेशन होता है, ये अपने आप में एकदम से होता है, ठीक है। अचानक से म्यूटेशन होता है, ठीक है। नैसर्गिक अचानक से एकदम म्यूटेशन हो जाता है। दे बिकम ऑपरेशनल इमीडिएटली, और तुरंत ही ऑपरेशनल हो जाते हैं। द सेम टाइप ऑफ म्यूटेशन कैन अपीयर इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और स्पीशीज। तो कोई भी एक अलग सा म्यूटेशन है, मान लीजिए एक फोन है,
फ़ोन में क्या हुआ, अब एकदम से 2 कैमरे आ गए, ठीक है? म्यूटेशन हुआ, 2-2 कैमरे आ गए। तो अब एकदम से ढेर सारे 2-2 कैमरे फ़ोन बनने लगेंगे, ठीक है? वीवो भी बना रहा है, लावा भी बना रहा है, नोकिया भी बना रहा है, सैमसंग भी बना रहा है, एप्पल भी बना रहा है, सारे लोग बना रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब यही है कि सेम टाइप ऑफ म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन क्या है, 2 कैमरे का म्यूटेशन। तो फ़ोन में 2-2 कैमरे आने लगे। तो 2 म्यूटेशन, जो 2 कैमरे का म्यूटेशन है, कैन अपीयर इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और स्पीशीज, ठीक है? तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के स्पीशीज में ये नोटिस किए जा सकते हैं। ऑल म्यूटेशंस आर इनहेरिटेबल, ठीक है? तो जो म्यूटेशंस होंगे वो सारे इनहेरिटेबल होंगे, मतलब दे विल पास ऑन टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है? तो जो क्या होंगे, ये इनहेरिटेबल होंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे भी कुछ कुछ जो फाइनर पॉइंट्स अगर हम देखें तो ये कहीं कहीं जुड़ जाते हैं लामार्किनिज्म से, ठीक है? उन्होंने भी कहा था कि कुछ इनहेरिटेंस हो जाता है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का, ठीक है? यूजफुल म्यूटेशंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर, लीथल म्यूटेशंस आर एलिमिनेटेड, ठीक है? वही यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इसको अगर हम देखें इस तरीके से, तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, तो जो यूजफुल म्यूटेशंस है वो नेचर सेलेक्ट कर लेती है, और लीथल म्यूटेशंस जो होते हैं, जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को हार्म कर सकते हैं, वो अपने आप में एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है? यूजलेस और लेस हार्मफुल वंस कैन परसिस्ट इन प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग, जो आने वाली पीढ़ी है उसमें जो भी लेस हार्मफुल वंस होते हैं, लेस हार्मफुल म्यूटेशंस होते हैं, वो एग्जिस्ट कर जाते हैं, ठीक है? अब क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज, ठीक है? नए नए वेरिएशंस आ गए जिसकी वजह से नए स्पीशीज आ गए, ठीक है? तो एक सिंगल म्यूटेशन से ही क्या होता है, नए स्पीशीज का जन्म होता है। एक म्यूटेशन हुआ, एक चेंज हुआ, उसकी चेंज की वजह से कोई और चेंज हुआ, उस चेंज की वजह से कुछ और चेंजेस हुए, उन चेंजेस की वजह से कोई और चेंजेस हुआ, तो उन चेंजेस की वजह से क्या हुआ कि इनहेरिटेंस अलग अलग हो गया, मतलब इनहेरिटेंस चेंज हो गया, इनहेरिटेंस से चेंज हुआ, कैरेक्टर्स चेंज हो गए, म्यूटेशन जो इनहेरिटेबल थे वो भी बदल गए, ठीक है? तो क्या हुआ, एक नया स्पीशीज फॉर्म हो गई, नई स्पीशीज फॉर्म हो गई। तो ये कहना है म्यूटेशन थ्योरी का, जो यूगो डे वायर्स ने दी थी, ठीक? यूगो डे राइस ने ये थ्योरी दी थी, म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है? तो आपसे डायरेक्टली यही पूछेगा कि यूगो डे राइस की थ्योरी कौन सी थी, ठीक है? और बाकी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए, ठीक है? एक बार हम येलो से हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? तो ये डच बॉटनिस्ट थे यूगो डे राइस, इन्होंने बुक लिखी थी द म्यूटेशन थ्योरी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है? इनका कहना है इवोल्यूशन जो है ये जर्की प्रोसेस है, और म्यूटेशन जो होता है एकदम अचानक से दिखने लगता है, ठीक है? म्यूटेशन अपीयर ऑल ऑफ सडन, ठीक है? म्यूटेशन अपीयर्स ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है? सेम टाइम ऑफ म्यूटेशन कैन अपीयर इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जो एक म्यूटेशन हो गया तो वो कई इंडिविजुअल्स के स्पीशीज में दिखने लग जाता है। जितने भी म्यूटेशंस होते हैं, जितने भी चेंजेस होते हैं, वो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसमें इनहेरिटेबल होते हैं, ठीक है? जो यूजफुल चेंजेस होते हैं, यूजफुल म्यूटेशंस होते हैं, वो नेचर सेलेक्ट कर लेती है, और जो हार्मफुल और लीथल वेरिएशंस होते हैं उसको उसको क्या किया जाता है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और जो एक्यूमुलेशन होता है वेरिएशंस का, जो चेंजेस होते गए होते गए होते गए, फिर एक टाइम के बाद इतने वेरिएशंस हो जाते हैं कि नए स्पीशीज ही फॉर्म हो जाता है, ठीक है? एक नई स्पीशीज फॉर्म हो जाती है फ्रॉम अ सिंगल म्यूटेशन, ठीक है? तो ये कुछ इनके कोर टेनेट्स से म्यूटेशन थ्योरी के। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि दिए गए थे, तो जल्दी से देख लेते हैं इनके क्या क्या, क्योंकि इसी से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में सबसे पहला फैक्ट है आर्कियोपेट्रिक्स का, ठीक है? आर्कियोपेट्रिक्स क्या है, ये बर्ड और रेप्टाइल का एक मतलब क्या कहा जाएगा, एक कनेक्टिंग लिंक है बर्ड और रेप्टाइल्स का, ठीक है? इनका ये लुक दिखते बर्ड जैसे हैं, इनके पास विंग्स हैं और बीक है, बीक है बियर्ड्स बर्ड्स के जैसी, ठीक है? बर्ड्स के जैसी मतलब पक्षी के जैसी इनके पास बीक है, विंग्स हैं, और इनके जो दांत और टेल है, दांत और पूंछ है, वो रेप्टाइल्स के जैसी है, ठीक है? इनके पास क्या है, पंख भी है और पूंछ भी है, तो और जो इनके दांत है वो रेप्टाइल्स की तरह है, ठीक है? तो ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ये डायरेक्ट पूछा गया था कि कौन होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है? देयर बाय सजेस्टिंग दैट बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, तो सबसे पहले रेप्टाइल्स है, उससे इवॉल्व हुई बर्ड्स, ठीक है? तो अभी हमने देखा था कैसे एडवांस फीचर होते होते क्या हो जाता है, एक नया स्पीशीज फॉर्म हो जाता है फ्रॉम सिंगल म्यूटेशन। तो रेप्टाइल में कोई सिंगल म्यूटेशन हुआ होगा जिसकी वजह से क्या हुआ होगा, बर्ड्स फॉर्म हो गई होंगी, ठीक है? फॉसिल्स मिले हैं आर्कियोपेट्रिक्स के जर्मनी में, ठीक है? जर्मनी में फॉर्म हुए हैं। और जो आर्कियोपेट्रिक्स थे ये कहाँ कब रहते, किस टाइम पीरियड के हैं, तो लेट जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा के हैं, ठीक है? जुरासिक पीरियड के हैं, मेसोजोइक एरा के, ठीक है? डायनासोर भी इसी पीरियड के हैं। ड्यूरिंग मेसोजोइक और मिडिल लाइफ एरा लाइफ डाइवर्सिफाइड रैपिडली एंड जायंट रेप्टाइल डायनासोर्स एंड मॉन्स्टरस बीड्स रोम अराउंड द अर्थ, ठीक है? द पीरियड विच स्पैन्स फ्रॉम 252 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 66 मिलियन अगो was
नोन एज एज ऑफ रेप्टाइल्स और एज ऑफ डायनासोर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा एज ऑफ रेप्टाइल्स जो है वो ही एज ऑफ डायनासोर्स कहलाती है। मेसोजोइक जो एरा थी वो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड थी, ट्रायासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ठीक है, मेसोजोइक में ही 3 पीरियड थे, सॉरी 3 पीरियड अलग अलग टाइम पीरियड पे थे। तो सबसे पुराना था 250 मिलियन साल वाला ट्रायासिक था, उसके बाद आया जुरासिक जो 200 साल पहले था लगभग, और उसके बाद क्रिटेशियस आया जो 150 साल पुराना है। ठीक है, तो ये मेसोजोइक एरा के पार्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्रो मैग्नन की। तो क्रो मैग्नन क्या है? ये क्रो मैग्नन जो है ये एक तरीके से अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग माना जा सकता है या मॉडर्न ह्यूमन माना जा सकता है। ठीक है, अर्लीस्ट क्रो मैग्नन को हम मॉडर्न ह्यूमन मान सकते हैं, जो इस तरह का स्कल है, बॉडी है, हैंड है, फीट है, ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन बॉडी की हैं वो क्रो मैग्नन में सबसे पहले देखी गई थी। ठीक है, तो जो अर्लीस्ट क्रो मैग्नन था वो कब मिला था? लगभग 35 से 45 हज़ार साल पुराना है। ठीक है, जो अर्लीस्ट क्रो मैग्नन था वो 35,000 से 45,000 साल पुराना होता है। ठीक है, तो क्रो मैग्नन हैड पावरफुल बॉडीज विच वर यूजुअली हैवी एंड सॉलिड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स विद हाइट अबाउट 180 सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग ये 6 फीट हो गया ना? नहीं, 180 सेंटीमीटर कितना हो गया आप बताइए? 2 सेंटीमीटर मेरे हिसाब से 180 सेंटीमीटर कितना फीट होता है? देखिए अगर हम ये गणित कर रहे हैं, ये हो गया लगभग, हाँ लगभग हो गया 5 फीट 10 इंच। ठीक है, 5 फीट 10 इंच का लगभग। ठीक है, तो इनकी हाइट लगभग 5 फीट 10 इंच थी। ठीक है, क्रो मैग्नन का जो मस्तक था, माथा था या फोरहेड का है, वो एकदम मॉडर्न ह्यूमन जैसा था, जैसा हमारा होता है। फेसेस वर शॉर्ट एंड वाइड विद लार्ज चिन। ठीक है, ब्रेन कैपेसिटी ऑफ क्रो मैग्नन वॉज 1600 सीसी। क्रो मैग्नन का जो टर्म कॉइन किया था वो लुइस लाटेट ने किया था। ठीक है, जिनको सबसे पहली बार क्रो मैग्नन स्कल साउथ वेस्टर्न फ्रांस में मिला था। Cro-Magnon are considered as last direct ancestor of modern man and it was subspecies of modern human named Homo sapiens। तो ये Homo sapiens के सबस्पीसीज हैं, याद रखिएगा Cro-Magnon। ठीक है, इतना कुछ नहीं याद रखना है, इनकी हाइट क्या थी, इनकी मसल्स कैसी थी, इनका मस्तक कैसा था, इनका फोरहेड कैसा था, चेहरा कैसा था, ये सब नहीं याद रखना है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। जो हम रेड में हाईलाइट कर रहे हैं वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आर्कियोपेट्रिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बर्ड के जैसे दिखते हैं और इनके जो दांत है, पूंछ है, ये रेप्टाइल जैसे दिखती हैं। तो ये कनेक्टिंग लिंक्स हो जाते हैं बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, ये कब किस एज में थे? तो ये जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा में थे। ठीक है, ये जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा में ये आर्कियोपेट्रिक्स जो है मिलते थे। ठीक है, इनके जो फॉसिल्स मिले हैं वो जर्मनी में मिले हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मेसोजोइक एरा जो है 3 तरीके से डिवाइड किए गए हैं, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। ठीक है, ट्रायसिक लगभग 200 साल पुराने हैं, 250 साल पुराने हैं, जुरासिक लगभग 200 साल पुराने हैं और क्रेटेशियस लगभग 150 साल पुराने हैं। ठीक है, तो ऐसा माना गया है कि रेप्टाइल जो थे इन्होंने जन्म दिया है बर्ड्स को। ठीक है, इन्होंने जन्म दिया है बर्ड्स को, रेप्टाइल ने जन्म दिया है बर्ड्स को। ठीक है, ये याद रखिएगा। मेसोजोइक एरा हमने बताया 3 तरीके से डिवाइडेड होता है। जो एज ऑफ रेप्टाइल्स है उन्हीं को एज ऑफ डायनासोर्स माना गया है। ठीक है, उनको ही एज ऑफ डायनासोर्स माना गया है। इसके बाद हमने क्रो मैग्नन देखा था। क्रो मैग्नन 35 से 40 हज़ार साल पुराना है। ठीक है, ये क्या है? ये लास्ट डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन है, मतलब ये लास्ट डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन है और सब स्पीशीज ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग ह्यूमन है जो कि होमो सेपियंस है। ठीक है, और इनका स्कल कहाँ मिला था? इनका स्कल साउथ वेस्टर्न फ्रांस में मिला था। ठीक है।